बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अवाम की सोच के साथ मैं हूँ कानिता इम्तियाज़। नाज़रीन, JIT के मामले पर सिंध हुकूमत और वफाक आमने सामने आ चुके हैं। वफाकी वज़रा और सिंध हुकूमत के वज़रा की बयानबाजी ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। वफाक ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि सिंध हुकूमत की पेश करदा रिपोर्ट सही नहीं है। दूसरी जानिब उज़ैर बलोच साहब ने क्लियरली अपने कत्ल में मुलव्वस होने से इनकार कर दिया है। अदालत में पेशी के दौरान उनका साफ साफ कहना था कि मैंने कोई कत्ल नहीं किया। इस सारे मामले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी ज़मीर अली साहब। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है सारे मामले पे। ज़मीर अली साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ज़मीर साहब, ये बताइएगा कि उज़ैर बलोच साहब कराची के इलाके लियारी में काफ़ी खौफ की अलामत जो है वो रह चुके हैं और इस सारे मामले का पीपल्स पार्टी के ऊपर भी काफ़ी असर हुआ है। आप इस मामले पे क्या मौक़िफ़ रखते हैं? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कांता कि आपने इस हवाले से मुझसे रब्ता किया। देखें, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इस सारे सिनेरियो को अगर आप देखेंगे तो इसके दो पार्ट्स हैं। एक तो अरसा वो था जब लियारी पीयूष पार्टी का गढ़ था और उसके बाद वहाँ पर पीयूष पार्टी का एक उरूज था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ख़ुद कई बार लियारी आती जाती रही हैं। लियारी के लोग मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से शदीद मोहब्बत करते थे और मोहतरमा भी लियारी के लोगों से मोहब्बत करती थी। उसकी वाज़े मिसाल ये है कि जब कारसाज के मकाम पर जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान वापस आई थी और उनके काफ़िले पर हमला किया गया था तो उसके अगले ही दिन बजाय उन्होंने घर में बैठने के उन्होंने सबसे पहले अस्पताल का दौरा किया था जहाँ पे जो ज़ख्मी थे उस हमले में उनकी इयादत की थी। उसके बाद वो लियारी गई थी जहाँ पर उन्होंने जो मासूम बच्चे थे उनको अपनी गोद में भी उठाया था और वहाँ पे लोगों से मिली थी। यही वजह थी कि लियारी के लोग पीयूष पार्टी से मोहब्बत करते थे और पीयूष पार्टी से मोहब्बत से मुराद मेरी ये है कि लियारी के लोग मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से मोहब्बत करते थे। ताहम मोहतरमा की शहादत के बाद लियारी की जो सूरत हाल थी वो यकसर तब्दील हो गई। वहाँ पे काफ़ी सारे एलिमेंट्स जो थे वो घुस गए थे और उन्होंने अपने अपने हिसाब से वहाँ पे काम किया था। इस दौरान वफाक में और सिंध में पीयूष पार्टी की हुकूमत बनी थी जब सैयद कायम अली शाह वज़ीर आला थे। तो उस दौरान लियारी में एक अमन कमेटी बनाई गई थी जिस अमन कमेटी का सरबराह जो था वो था रहमान डकैत, जिसको बाद में सरदार रहमान बलोच कहा जाता था। ताहम उसके पुलिस मुकाबले में मारे जाने के बाद लियारी का जो सारा कंट्रोल था वो उज़ैर बलोच के पास आ गया और उज़ैर बलोच के ऊपर कई संगीन इल्ज़ामात थे जिनमें भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान और कत्ल शामिल था। इस हवाले से अगर काफ़ी सारे लोग हमारे ऐसे हैं जिनको माजी याद नहीं रहता, लियारी की जो ख़ास निशानी थी वो था वहाँ पे गैंग वार में सिर्फ उज़ैर बलोच अकेला नहीं था, और भी ग्रुप थे जिसके हवाले से वहाँ ये कहा जाता था जैसे अरशद पप्पू था, उसके अलावा बाबा लाडला था। काफ़ी सारे लोग थे जो कि लियारी में जो गैंग वार का सिनेरियो था उसमें बड़े नुमायाँ थे। और उस दौरान एक कराची पुलिस का अफसर चौधरी असलम भी था जो कि वहाँ पर कार्रवाइयाँ करता था, उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशंस करता था। इस सारे सिनेरियो से जब हम बाहर निकले तो उसके बाद एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह हुई थी जिसमें पीयूष पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले उस वक्त के जो वज़ीर दाखिला थे ज़ुल्फ़कार मिर्ज़ा ने इस बात को ओन किया था कि अमन कमेटी उन्होंने बनाई थी। उज़ैर बलोच समेत लियारी के जितने भी लोग थे उनको असला दिया गया था, हज़ारों की तादाद में असला लाइसेंस दिए गए थे और उन लाइसेंस का देने का मकसद ये था कि MQM को लियारी में दाखिल होने से रोका जा सके। ताहम इसी पॉलिटिकल गैंग के दौरान हमने देखा कि काफ़ी इल्ज़ामात लगे थे उज़ैर बलोच और अमन कमेटी पे, जिसमें ज़्यादातर इल्ज़ामात जो थे वो ये थे कि लियारी के जो लोग हैं उन्होंने एक तो वहाँ पे कत्ल गारत गरी का बाज़ार गर्म कर रखा था। दूसरा, वहाँ पे ये सूरत हाल थी कि शहर में जगह जगह भत्ते की पर्चियाँ मिलती थी और भत्ता ना देने वाले को गोली मार दी जाती थी। ये वो वक्त था जब लियारी एक खौफ की अलामत समझा जाता था। कोई भी आम शहरी जो लियारी में जाने का सोच भी नहीं सकता था। और तो उसके साथ साथ वक्त बदलता गया, फिर ऑपरेशन शुरू हुआ। ख़ासतौर पे जब वफाक में मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत आई और सिंध में पीयूष पार्टी की हुकूमत दोबारा बनी तो उस दौरान फिर रेंजेस को दिए गए थे इख्तियारात थे कि रेंजेस ने ऑपरेशन शुरू किया कराची में, जिसमें कराची में जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले इलाके थे वहाँ पे भी बड़े ऑपरेशन किए गए थे, जबकि उसके साथ साथ लियारी में भी ऑपरेशन किए गए। और इसी दौरान उज़ैर बलोच जो है वो पाकिस्तान से भाग गया था। उसके बाद उज़ैर बलोच कहाँ रहा,
क्या करता रहा, इस सारी सूरत हाल की जो रिपोर्ट है वो उस JIT में शामिल है, जिसमें दो चीज़ों के इल्ज़ामात हैं। एक रिपोर्ट वो जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के चंद वज़रा सामने लाए हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर, अब्दुल कादिर पटेल, इसके अलावा रफ़ीक इंजीनियर और दीगर लोगों का नाम लिया जाता है, जबकि जो हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई है उसमें इन लोगों के नाम शामिल नहीं है। ताहम ये संगीन इल्ज़ामात जो है वो उज़ैर बलोच के ऊपर लगते रहे, ख़ासतौर पर लियारी अमन कमेटी के हवाले से ये सारे इल्ज़ामात लगते रहे। उसके बाद इंटरपोल के ज़रिए उज़ैर बलोच को पाकिस्तान से बाहर गिरफ़्तार किया गया, वहाँ से उनको पाकिस्तान लाया गया। उसके बाद उनसे तहकीकात की गई। अब ये JIT जो बनी थी ये तकरीबन 6 रुकनी JIT थी, उसमें मुख्तलिफ़ अफसरान थे, मुख्तलिफ़ इदारों के अफसरान थे जिन्होंने ये रिपोर्ट पेश की, और अब ये रिपोर्ट जो है वो ज़ेर बहस है। लेकिन उसका आपने देखा है कि आज एक नया सिनेरियो सामने आया है कि उज़ैर बलोच जिसने जो बयान दिया था मजिस्ट्रेट के सामने अदालत में आके वो उससे मुकर गया है। और ऐसा हमेशा हमने देखा है, काफ़ी सारे केसेस में हमने देखा है कि वो सारे बयानात जो मुल्ज़िम पुलिस कस्टडी के दौरान देता है या फिर कानून नाफिज करने वाले जो मुख्तलिफ इदारे थे उनकी कस्टडी के दौरान जो बयानात तो वो देता है वो अदालत में आके उन बयानात से मुकर जाता है। तो ज़मीर साहब यहाँ ये बताइएगा मुझे कि वो अपने बयानात से क्यों मुकर गए हैं, जबकि चीज़ें जो है वो वाज़े तौर पर सामने आ रही थी, तो वो अपने बयानात से क्यों मुकरे? देखिए कांता, यहाँ बात बड़ी एक अहम और समझने वाली है कि जो लोग जराइम पेशा होते हैं, जो आदी मुजरम होते हैं, उनमें और आम लोगों में बड़ा फ़र्क होता है। इस तरह की JIT रिपोर्ट या इस तरह के जितने भी रिपोर्ट्स आती हैं उसमें जितने भी इदारे शामिल होते हैं और वो इदारे जो भी रिपोर्ट्स देते हैं वो उनकी अपनी फाइंडिंग्स होती हैं। ताहम जो रिपोर्ट वो अदालत में पेश करते हैं आगे जाकर उसको साबित करना होता है। देखें, उज़ैर बलोच के ऊपर संगीन इल्ज़ामात हैं और इसके हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें कही जाती हैं, सैकड़ों कत्ल जो है वो उनके ऊपर हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे एक खौफनाक मनाजिर हैं कराची के जो कि लोगों ने देखे हैं। लोगों ने ये भी देखा है कि कराची में इंसानी खोपड़ियों का फुटबॉल बना के उससे खेलते रहे। उस हवाले से एक SHO था जिसको गिरफ़्तार किया गया। काफ़ी सारे इस तरह के वाक़यात हुए। लेकिन एक और अहम बात है जिस तरफ आम आदमी जो वो नहीं सोचता, वो ये है कि देखें JIT रिपोर्ट जो है वो उन इदारों की या उन लोगों की फाइंडिंग्स होती हैं जो अफसरान उसमें शामिल होते हैं। लेकिन देखना ये होता है कि JIT रिपोर्ट के साथ उन्होंने कितने सबूत साथ में जमा करवाए और जो सबूत उन्होंने साथ में जमा करवाए हैं वो अदालत में कितनी सफाई से उसको साबित कर पाते हैं। देखिए, अब यहाँ पे क्योंकि उज़ैर बलोच एक आदी मुजरिम है, उसको पता है कि उन्होंने कानून में कहाँ कहाँ से बचना है, तो जब वो पुलिस कस्टडी में था, रेंजर्स की कस्टडी में था, वहाँ पर वो उससे जो जो चीज़ें पूछते रहे वो उनको बताता रहा। ताहम अब अदालत में आके वो अपने बयान से मुकर गए। अब एक इम्तिहान शुरू हुआ है सिंध हुकूमत का भी और उन कानून नाफिज करने वाले इदारों का जिन इदारों ने ये रिपोर्ट बनाई थी। देखिए, कोई भी बात या कोई भी इल्ज़ाम किसी पे लगाना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसको अदालत में जाके साबित करना इंतहाई मुश्किल है। देखें, उज़ैर बलोच के ऊपर जितने भी कत्ल के इल्ज़ामात हैं, इसके हवाले से ये देखना होगा कि कितने गवाहान हैं जो कि आई विटनेस हैं इस सारे केस के। उसके अलावा कितने ऐसे शवाहिद हैं जिन शवाहिद से अदालत में ये साबित हो सकता है कि उज़ैर बलोच ने ये तमाम जराइम किए हैं। तो JIT की जानिब से जो फाइंडिंग्स दी गई हैं उसमें और उसको अदालत में साबित करना बड़ा मुश्किल है। और यही वजह है कि उज़ैर बलोच ने इससे पहले जहाँ जहाँ उनको पेश किया जाता रहा वो अपने तमाम जराइम का एतराफ़ करते रहे, लेकिन जैसे ही उनको अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने अपने जो जराइम थे उनसे इनकार कर दिया और ये कहा है कि वो बिल्कुल बेकसूर हैं, एक साजिश के तहत उनके खिलाफ ये इल्ज़ामात लगाए हैं। जी ठीक है। अच्छा ज़मीर साहब, ये बताइएगा कि ये दो तरह की JIT रिपोर्ट सामने आ रही है, एक तो वफाकी है, एक सिंध हुकूमत की है। दोनों में से JIT रिपोर्ट आपके ख्याल में कौन सी सही है, वो जिसमें इन तमाम लोगों के नाम हैं या वो जिनमें कोई नाम नहीं है? देखें, एक वो रिपोर्ट जो सिंध हुकूमत के पास जमा कराई गई है और उसके बाद वो रिपोर्ट अदालत में भी जमा कराई गई है। देखें, वो रिपोर्ट अथेंटिक मानी जाएगी जो रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई है। अब अदालत में अगर वही रिपोर्ट जमा कराई गई है जो कि सिंध हुकूमत ने आवाम के सामने भी लाई है तो वो रिपोर्ट मानी जाएगी। और अगर जो अली ज़ैदी ने रिपोर्ट पब्लिक की है वो रिपोर्ट भी दुरुस्त है तो देखें, उस जो गिरफ़्तार मुल्ज़िम होता है उसकी जो गवाही होती है उसको सही साबित नहीं किया जा सकता। उसकी वजह ये कि मुल्ज़िमान गिरफ़्तारी के दौरान
अपनी जान बचाने के लिए किसी पे भी इल्ज़ामात लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और इंतहाई अहम इशू है जिस तरफ लोगों की तवज्जो नहीं जा रही, वो ये इशू है कि देखें, कोई भी मुल्ज़िम किसी भी जगह पे दौरान तफ्तीश किसी पे भी इल्ज़ाम लगा दे तो इससे वो बंदा मुजरिम साबित नहीं होता, ना ही मुल्ज़िम साबित होता है, जब तक कि उसके हवाले से सबूत साथ ना पेश किए जाएँ। देखें, जो JIT रिपोर्ट पब्लिक की गई है, जो JIT रिपोर्ट अली ज़ैदी ने पब्लिक के सामने लाया है, उसमें सबूत जो है ना वो साथ नहीं है। सबूत जिनको हम कहते हैं या अदालती ज़बान में जिन चीज़ों को सबूत माना जाता है उसमें चश्मदीद गवाहान होते हैं, या फिर आलाए कत्ल, या फिर वो तमाम मटीरियल जो कि मुल्ज़िम से बरामद किया जाता है। अब ये देखते हैं कि उज़ैर बलोच के ऊपर तकरीबन 158 लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम है। अब ये देखना होगा कि 158 लोगों के कत्ल के दौरान यकीनी तौर पर जब वो लोग कत्ल हुए थे तो तहकीकात की गई थी, उसमें उनकी तमाम रिपोर्ट शामिल होंगी कि उनको किस हाले से कत्ल किया गया था, अगर गोली मारी गई है तो कौन सी बंदूक थी, कौन से बोर का पिस्टल था क्या नहीं था, ये तमाम चीज़ें होंगी। और अब ये चीज़ साबित करनी होगी कि वो तमाम कत्ल के आलात जिनके हवाले से उन रिपोर्ट्स में ऑलरेडी शामिल है कि किन किन आलात को इस्तेमाल किया गया था उन लोगों को कत्ल करते वक्त, वो बरामद किए गए या नहीं किए गए, और उसके अलावा उन तमाम वाक़यात के कितने गवाहान हैं और उनमें से कितने गवाहान आते हैं जो ये कहते हैं कि वो चश्मदीद गवाहान हैं या उन्होंने देखा था या किसी भी हवाले से वो गवाही देते हैं। उसके बाद उज़ैर बलोच जो कि अभी कस्टडी में है, उसकी जानिब से जो वकील पेश होगा वो यकीनी तौर पे उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा कि जो इल्ज़ामात उस पे लगाए जा रहे हैं उनके मौक़िल पे वो इल्ज़ामात दुरुस्त हैं भी या नहीं हैं। अगर सिर्फ इल्ज़ामात की हद तक अदालतें फ़ैसले करने लगें तो यकीनी तौर पर आधे से ज़्यादा मुल्क जो है वो जेल में होगा। साबित किए बगैर अदालत किसी चीज़ को नहीं मानती। अगर आप कोई सबूत भी पेश करते हैं तो अदालत उसको 10 तरह से चेक करवाती है, उसकी फॉरेंसिक की जाती है कि आया यही चीज़ इस्तेमाल की गई थी, नहीं की गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उज़ैर बलोच के ऊपर जितने इल्ज़ामात हैं और जिस तरह से इस सारे केस को मीडिया में पेश किया जा रहा है, जब ये अदालत में ट्रायल के लिए आएगा तो इसकी हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे और आपको नई नई चीज़ें रोज़ाना की बुनियाद पर सामने नज़र आएंगी, क्योंकि वो चीज़ें जो कि JIT में है और वो चीज़ें जिसके हवाले से दोनों पार्टियाँ एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रही हैं। देखें, इस तरह से तो पीयूष पार्टी भी किसी बंदे को खड़ा करके कल को कह दे कि जी वो इमरान खान के कहने पे उसने कत्ल किया था, तो इस तरह से वो साबित नहीं होता जब तक कि उसके साथ सबूत शामिल ना किए जाएं। तो अच्छा ज़मीर साहब, यहाँ पे मुझे ये ज़रा बता दीजिए कि उज़ैर बलोच के अलावा जिन पर इल्ज़ामात लग रहे हैं तो उन पे इसके क्या असरात पड़ेंगे या पड़ रहे हैं? देखिए, इसके दो असरात हैं। एक पॉलिटिकल असरात हैं जो कि पीयूष पार्टी के लिए यकीनी तौर पे बड़े डैमेजिंग हैं। पीयूष पार्टी के रोज़ाना जो वज़रा आकर अपनी सफाई पेश कर रहे होते हैं, ये बुनियादी तौर पे उस पॉलिटिकल डैमेज को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पीयूष पार्टी के ऊपर काफ़ी संगीन इल्ज़ामात हैं। पीयूष पार्टी के जो सीनियर लोग हैं उनके साथ तस्वीर हैं उज़ैर बलोच की, और लियारी अमन कमेटी जो कराची में रहने वाले लोग हैं उनको बखूबी पता है कि किसने बनवाई थी, क्यों बनवाई थी। तो इस हवाले से हर बंदे को पता है कि पीपल्स अमन कमेटी उसका नाम था, तो ये पीयूष पार्टी से ही ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे जिन्होंने अमन कमेटी बनाई थी। लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये तो वो सारे इल्ज़ामात हैं जो कि लोगों की जानिब से लगाए जाते हैं, लेकिन इन तमाम इल्ज़ामात को अदालत में आके प्रूफ करना बड़ा मुश्किल होगा। पॉलिटिकली तौर पर यकीनी तौर पर पीयूष पार्टी को नुकसान हो रहा है और इसका मज़ीद भी नुकसान होगा, लेकिन इनको कानून के दायरे में आके साबित करना बड़ा मुश्किल होगा। जैसे उज़ैर बलोच अगर ये कहता है कि मैं कराची में जो जराइम करता रहा वो आसिफ अली जरदारी के कहने पे किए हैं, तो पहले तो उसको अपने तमाम जराइम का एतराफ़ करना पड़ेगा, जो कि कोई भी मुजरिम जो है वो अदालत में आके एतराफ़ नहीं करता। जब वो उन इल्ज़ामात का एतराफ़ ही नहीं करेगा तो उन इल्ज़ामात के तहत दीगर लोगों का ट्रायल किस तरह से किया जा सकता है। अच्छा ज़मीर साहब, ये बताइए कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का नाम JIT में क्यों नहीं है? देखें, JIT की 2 रिपोर्ट्स हैं जो कि पब्लिक के सामने आई हैं। एक वो रिपोर्ट है जो कि अली ज़ैदी की जानिब से दी गई है, जिसमें पीयूष पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर और उसके साथ साथ अब्दुल कादिर पटेल, रफ़ीक इंजीनियर और दीगर जो लोग लियारी से ताल्लुक़ रखते हैं उन तमाम लोगों के नाम शामिल हैं। दूसरी रिपोर्ट वो है जो सिंध हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर वज़ारत दाखिला की वेबसाइट पर चढ़ाई गई है। उस रिपोर्ट में उन लोगों के नाम शामिल नहीं हैं। क्यों? लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि देखें, सिंध हुकूमत की जानिब से यकीनी तौर पे पुलिस के अफसरान भी उसमें शामिल थे,
तो इस तरह सिंध हुकूमत पे ये इल्ज़ामात लगाए जा सकते हैं कि जी सिंध हुकूमत ने उसमें से वो नाम निकाले हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि कोई भी हुकूमत जब कोई रिपोर्ट अदालत में पेश कर रही होती तो उसको बड़ा सोच समझ के वो रिपोर्ट पेश करनी पड़ती है। अगर पीयूष पार्टी ने इसमें कोई फोर्जरी की है तो पीयूष पार्टी को इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा पॉलिटिकली। लेकिन अगर पीयूष पार्टी ने इसमें फोर्जरी नहीं की है तो अली जैदी ने जो रिपोर्ट पब्लिक के सामने लाया है, एक तो इसको साबित करना मुश्किल होगा। दूसरी बात यह कि उसमें एक जो बयान था उज़ैर बलोच का जो कि उसने मजिस्ट्रेट के सामने दिया था, उस बयान से भी वो आज मुकर गया है। जब वो अपने तमाम बयानात से मुकर गया है तो इस तमाम तरह इल्ज़ामात जो पीयूष पार्टी पे लगाए गए हैं इनका कोई इस वक्त जो है ना वो वैल्यू नहीं होती जब तक कि दोबारा इनको ट्रायल किया जाए और इसको साबित किया जाए। तीसरी बात यह कि देखें, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर समेत जो दीगर लोग हैं उनको अभी इसमें फरीक नहीं बनाया, यानी उनको जो साथी मुलजिम जो है वो डिक्लेयर नहीं किया है, उनके नाम FIR में नहीं है। तो इस हवाले से FIR उज़ैर बलोच के ऊपर जितनी भी FIRs कटी हुई हैं उसमें इन तमाम लोगों के नाम शामिल नहीं हैं। उसके बाद जो इल्ज़ामात लग रहे हैं वो भी एक तरह से सिर्फ TV चैनल्स की स्क्रीन पे ही नज़र आते हैं। अब एक इसमें ना दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि अली जैदी जो है वो उसमें बजाते ख़ुद फरीक बन जाए और इसमें तमाम लोगों के नाम शामिल करे और ये दरख्वास्त करे कि जी इन तमाम लोगों को भी ट्रायल किया जाए। दूसरी बात यह कि अदालत कोई ऐसा ऑर्डर पास करे या फिर कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो इस हवाले से उन लोगों के नाम शामिल करें। इस वक्त तक तमाम जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है उसमें मुझे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और उनके जो दीगर साथी हैं उन पर जो इल्ज़ामात हैं उनकी कोई वक़्त नज़र नहीं आती जब तक कि इन तमाम लोगों को उसमें शामिल तफ्तीश नहीं किया जाता। और हमारी इतलात तो ये है कि अब तक इन तमाम में से किसी को भी शामिल तफ्तीश नहीं किया गया है। JIT की जानिब से कुछ लोगों को बुलाया गया था लेकिन उनके सिर्फ बयानात देकर उनको छोड़ दिया गया था। ठीक। अच्छा समीर साहब, मुझे ये बताइएगा ज़रा, माजी में बहुत सारी तस्वीर पीपल्स पार्टी की रहनुमाओं की जो हैं वो उज़ैर बलोच साहब के साथ वायरल हुई हैं, तो मौजूदा हुकूमती वज़रा जो हैं वो अब JIT जो है इस पर तस्वीर पर बनाने की डिमांड क्यों कर रहे हैं? देखिए, आप ना इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के साथ जो उज़ैर बलोच की तस्वीर हैं वो कुछ तकारीब हैं जिसमें वो आए हैं या फिर कुछ ऐसे फंक्शंस किए गए थे लियारी में जहां पर पीपल्स पार्टी के लोग वहां गए थे, उन्होंने तकरीरें भी की थी और अवामी इज्तिमात से ख़िताब किए थे, मुलाकातें की थी लोगों से। उसमें उसकी ना सिर्फ तस्वीर हैं बल्कि वीडियोज़ भी मौजूद हैं वो सारी की सारी। लेकिन किसी भी बंदे के साथ आपकी वीडियो बरामद होना या उसके साथ तस्वीर बनवा लेना आपको उसका शरीक मुजरिम करार नहीं दे सकती। आपको तमाम तर जो जराइम हैं, जिन जराइम के इल्ज़ामात हैं उज़ैर बलोच पे, देखिए ये कोई नेब का केस नहीं है, ये सीधे सीधे जो है ना वो संगीन किस्म के जो जराइम हैं वो हैं। अब इन संगीन जराइम में जो कत्ल की वारदातें हैं उन कत्ल की वारदातों में ये साबित करना पड़ेगा कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर या उस वक्त जो वज़ीर दाखिला थे जुल्फ़कार मिर्ज़ा या उस तरह के दीगर लोग जो उनसे मिलते रहे या उनके साथ उनकी तस्वीर हैं वो उसमें शरीक हैं कि नहीं है, और अगर वो शरीक हैं तो उनको किस तरह से साबित किया जाएगा कि आया उनके कहने पे ये सब कुछ हुआ है या उज़ैर बलोच अपने तौर पे करते रहे। और तीसरी बात ये कि जो मैंने आपको पहले बताई कि इस सब तमाम तर सूरत हाल उनकी तरफ तब जाएगी जब सबसे पहले उज़ैर बलोच इस केस में इस बात का एतराफ़ करे कि उन्होंने इतने सारे लोगों को कत्ल किया या इस तरह के तमाम जो वारदातें थीं उसमें शामिल रहा है। और अब तक की जो इतलात हैं उज़ैर बलोच ने अदालत में आकर अपने ऊपर जो लगने वाले इल्ज़ामात थे उनसे इनकार कर दिया है। अब उज़ैर बलोच का पहले तो ये साबित करना पड़ेगा कि उज़ैर बलोच इन तमाम जराइम में मुलविस रहे हैं और ये इसके मुजरिम हैं। उसके बाद जब वहाँ से ये केस साबित हो जाएगा तो फिर उन लोगों को भी ट्रायल किया जा सकता है जिन लोगों के उज़ैर बलोच ने नाम लिए। लेकिन मैं दोबारा कहता हूँ कि उन लोगों का ट्रायल किया जा सकता है और उस हद तक किया जा सकता है जब तक कि उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत अदालत में फराहम ना किए जाएँ। अगर उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं आते तो किसी के बयान पर जो है किसी को सज़ा देना काफ़ी मुश्किल नज़र आता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, ज़मीर अली साहब का मौक़िफ़ सुना। उनका ये कहना था सबसे पहली चीज़ जहाँ से ये सारा मामला शुरू हुआ था, लियारी के मोस्ट वांटेड और ख़तरनाक तरीन शख्स मशहूर थे उज़ैर बलोच साहब।
लेकिन उनका ये कहना था कि लियारी की अवाम ने पीपल्स पार्टी से बहुत मोहब्बत की है और पीपल्स पार्टी से मोहब्बत का मतलब उन्होंने क्लियर लिखा, यानी कि बीबी से मोहब्बत। अब ये सारा मामला यहाँ पर आकर रुक गया। उज़ैर बलोच साहब फिर वो एक अरसा उनकी एक दहशत रही, उसके बाद वो बाहर चले गए और उनके ऊपर काफ़ी सारे जो है वो मुकदमात दर्ज थे, कई तरह के केसेस हुए। अब मामला ये है कि जब उनको अलग अलग जगहों पर पेश किया गया, उन्होंने सारे अपने जुर्म कबूल किए और अदालत में उन्होंने इस चीज़ से इनकार कर दिया है। ज़मीर अली साहब का ये कहना है कि तब तक कोई चीज़ आप साबित नहीं कर सकते, चाहे आप जितने मर्जी इल्ज़ामात लगा लें, जब तक तमाम शवाहिद और सबूत मौजूद ना हो, चाहे वो इल्ज़ामात उज़ैर बलोच साहब की तरफ से दूसरे लोगों पर हों या डायरेक्टली उज़ैर बलोच साहब पर हों। ये सारी चीज़ें तब तक क्लियर नहीं होंगी जब तक कि हम अदालत में कोई सबूत, ठोस सबूत और शवाहिद पेश नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ इल्ज़ामात की बेस पर आप किसी को सज़ा नहीं सुना सकते। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में जिस तरह से ट्रायल इनके शुरू होंगे, आप हालात को बहुत तेज़ी से मुख्तलिफ तरीक़ों से बदलते हुए देखेंगे। ये फ़ैसला कहाँ जाकर होगा, इसका क्या नतीजा निकलेगा, देखना ये है। लेकिन ये चीज़ तो क्लियर है कि JIT रिपोर्ट चाहे सिंध हुकूमत की सही हो चाहे वफाक की सही हो, ये मामला तय तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उज़ैर बलोच साहब के ऊपर इल्ज़ाम साबित ना हो जाए, क्योंकि जब कोई क्रिमिनल क्राइम करता है तो वो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर करता है। उज़ैर बलोच साहब ने ये एकदम से अपना बयान क्यों पलटा है, सब जानते हैं कि इसके पीछे उनके दिमाग के अंदर क्या बातें चल रही होंगी, किस हवाले से वो सोच रहे होंगे, क्योंकि अपना बचाव उनके लिए करना अब शायद अगर चीज़ें साबित हो जाएं तो मुमकिन ना हो। आने वाले दिनों में सूरत हाल किस तरफ जाएगी देखना ये है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।